दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 8th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 31 है और इसकी डेट है 26 नवंबर 2021। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की जो हमारी वर्कशीट है ये आपकी हिस्ट्री की बुक, जो अवर पास्ट वाली बुक है आपकी हिस्ट्री की, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे हम, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s to 1947। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट का जो है इमरजेंस कैसे होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है पिछली वर्कशीट्स में, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि 1857 का रिवोल्ट होता है, जिसमें पूरे इंडिया के ऑलमोस्ट बहुत सारे एरिया के, बेसिकली नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट सभी एरिया जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या कर देते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, रिबेलियस हो जाते हैं वो लोग नेचर में अपने, रिवॉल्ट कर देते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं। तो अब उनके मन में एक बात आ गई है कि हमारे को ना अपने अपने एरिया के लिए नहीं लड़ना है, बल्कि हमारे को अपने पूरे देश के लिए लड़ना है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार जो है अच्छी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो अब जो है नेशनल मूवमेंट का धीरे धीरे शुरुआत होगा। अब लोगों के मन में एक जो है अपनी कंट्री को लेकर ना पैट्रियोटिज्म की भावना आ रही है, देशभक्ति की भावना आ रही है। तो वो लोग अब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको, अ नेशन इन द मेकिंग। इन द फर्स्ट 20 years कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड द मेथड। अब देखो, जब कांग्रेस जो है 1885 में बनती है, एओ ह्यूम बनाते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जब ये बनती है तो स्टार्टिंग में इसका जो नेचर है वो बहुत ही मॉडरेट टाइप का होता है। मॉडरेट मतलब बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, ना किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना, बहुत सिंपल तरीके से अपनी बातचीत आगे रखती थी। They feel that the British had respect for the ideas of freedom and justice and would accept the just demand of Indians। मतलब उन्हें, कांग्रेस वालों को लगता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसको अगर हम तमीज़ के साथ, प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ बोलेंगे तो ये हमारी बात मानेगी और हमारे साथ हम इंडियंस की जो जस्टिस भरी डिमांड्स हैं उनको पूरा करेगी। ठीक है, मतलब बड़ा अच्छा मान लेता था स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन वो इतनी अच्छी निकली नहीं। So they put forward many political and economical demands. Some of their main demands have। अब देखो क्या था, जो कांग्रेस की अलग अलग डिमांड्स थी ना, वो बता रहा है कि कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स थी, कुछ इकोनॉमिकल डिमांड्स थी। तो हम वही पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डिमांड क्या थी? ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि भारतीयों का, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मोर पावर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दोज प्रोविंस वेयर इट इज़ नॉट, यानी कि जिन प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पर भी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाए। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल। अब देखो, आप में से बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि सिविल सर्विस क्या होता है, लेकिन आपने, बहुत बच्चों ने बोला होगा और बहुत बच्चों का ड्रीम भी होगा कि भाई हम तो बड़े हुए क्या बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, है ना, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो वो सब क्या होता है, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। ये सब बेटा और कुछ नहीं, सिविल सर्वेंट होते हैं ये। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत है भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही की थी, और बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम के एक अधिकारी थे, उन्होंने की थी। ठीक है, इसीलिए उनको यही सिविल सर्विसेज का जन्मदाता भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके, तो क्या होता था, जब सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते थे पहले, ये सिर्फ लंदन में हुआ करते थे। तो जो भारतीयों को ये एग्ज़ाम देना होता था उन्हें लंदन में जाना पड़ता था। तो सोचो, सभी नॉर्मल भारतीय तो नहीं जा सकते ना लंदन में, इतने अमीर थोड़ी होते हैं सब कोई, है ना। तो ये बहुत दिक्कत भरी बात थी। तो कांग्रेस की डिमांड थी कि ये पेपर सिर्फ लंदन में ना कराया जाके इंडिया में भी कराया जाए। ओके, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको जुडिशरी से अलग कर दिया जाए। जुडिशरी एक अलग पार्ट हो गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव एक अलग हिस्सा हो। री अपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड डिमांडेड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आर्म्स एक्ट जो बनाया था वो, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये राइट इन दोनों को जो है दिया जाए, और जो आर्म्स एक्ट था उसको हटा दिया जाए। आर्म्स एक्ट में क्या था, पिछली वर्कशीट में बताया था हमने आपको कि इंडियंस को जो है आर्म रखने की, कोई भी बंदूक हो गया, कोई भी हथियार रखने की आज़ादी नहीं थी। ठीक है,
अब देखो कुछ उनकी इकोनॉमिक डिमांड क्या क्या थी। रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो भूमि कर था उसमें कमी करना, लैंड रेवेन्यू कम करना लैंड का, ठीक है। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी कि सेना पे जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कम किया जाए और वो खर्चा लड़ाई झगड़े में या सेना में न लगा के नॉर्मल लोगों के डेवलपमेंट में लगाया जाए, ये कांग्रेस की डिमांड थी। मोर फंड फॉर द इरीगेशन, यानी कि खेतों की सिंचाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे गवर्नमेंट। इम्प्रूव इन फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ को अच्छा इम्प्रूव करे और इल ट्रीटमेंट जो इंडियंस के साथ हो रहा था फॉरेन में उसको रोके। तो ये तो कुछ डिमांड थी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कांग्रेस अपने डिमांड को रखने के लिए कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करती थी। तो देखो, बाय राइटिंग कॉलम्स इन द न्यूज़पेपर, वही न्यूज़पेपर में अपने लेख लिखा करती थी, आर्टिकल्स लिखा करती थी। क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इन देयर स्पीच, अपने जो भाषण होते थे उसमें ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज किया करती थी कांग्रेस। सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को इकट्ठा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जनता को इकट्ठा करती थी और सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह करती, मतलब लड़ाई लड़ती थी या अपनी आवाज़ उठाती थी। पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड टू गवर्नमेंट थ्रू द मोमरेंडम, मोमरेंडम के द्वारा जो है अपनी बातें गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखा करती थी कांग्रेस। तो ये तो कुछ उसके जो है डिमांड करने के तरीके थे। अब आपकी पूरी वर्कशीट हो गई, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर मैंने अपलोड किए हैं। पहला क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन व्हाई डिड कांग्रेस डिमांडेड फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भी हमने ऊपर पढ़ा ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांग्रेस चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय पार्टिसिपेट करें। तो ऐसा क्यों चाहती थी कांग्रेस, आपके विचार से ऐसा क्या आपको क्या लगता है। तो मैंने बोला है कि इन माय व्यू द कांग्रेस में हैव डिमांडेड मोर स्पेस फॉर द इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल सो दैट मोर एंड मोर इंडियंस कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो है वो राजनीति में भाग ले पाएंगे अगर वो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल का भाग होंगे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ द की डिमांड फ्रॉम द बिगनिंग। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टार्टिंग से ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है। द डिमांड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज़ बीन अ मेजर डिमांड फ्रॉम द बिगनिंग बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है ये सिविल लाइफ के लिए, मतलब नागरिक जीवन के लिए। इट इज़ द ओनली थ्रू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट इंडिविजुअल कैन चूज a proper government for themselves and condemn the wrong action of the government and force it to follow the right path or do the right thing, so it is the significant demand। मतलब यही कि इससे क्या होता था ना, इससे अभी भी ऐसा ही होता है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं अगर वो कोई गलत काम कर रही है तो, ठीक है, और उसको कोई भी सही कार्य करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप सही से काम करो। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक राइट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड वर यूज बाय द कांग्रेस टू पुट फॉरवर्ड इट्स डिमांड। तो कौन कौन से तरीके कांग्रेस ने इस्तेमाल किए थे अपनी डिमांड्स को आगे रखने के लिए। इन द इनिशियल ईयर द कांग्रेस मेड एफर्ट टू कन्वे इट्स डिमांड टू द गवर्नमेंट बाय राइटिंग आर्टिकल्स दिखती थी न्यूज़पेपर में, एंड कंडेमिंग का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना, ठीक है। कंडेमिंग द लॉ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय डिलीवरिंग स्पीच, अपने भाषणों के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल थे उनको क्रिटिसाइज करती थी कांग्रेस। क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन विद द एफर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड थ्रू एप्लीकेशंस इन एंड द रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है, इन योर ओपिनियन व्हाई वाज द अर्ली मेथड ऑफ कांग्रेस कॉल्ड एज द मॉडरेट। इलैबोरेट, यानी कि जो कांग्रेस है उसको स्टार्टिंग में क्या कहा जाता था कि ये बड़े मॉडरेट किस्म की सरकार है, मतलब पार्टी है। तो क्यों कहा जाता था ऐसा, इसलिए कहा जाता था इन माई ओपिनियन, यहाँ पे इन है, ये ना है, यहाँ पे लिख देना आप लोग, इन माई ओपिनियन due to the way of doing initial work of the Congress, it has been called the middle way that, and at the same time in the initial phase mostly the people of the middle class were involved in the Congress and they wanted to convey their point to government and to get their demands accepted. For this they used to adopt peaceful method like writing articles। वो बोल रहा है कि इसलिए मॉडरेट कहा जाता था क्योंकि उसके काम करने के तरीके ऐसे थे कांग्रेस के, ठीक है। और दूसरी बात, ज़्यादातर कांग्रेस में लोग जो थे स्टार्टिंग में कौन थे, मिडिल क्लास लोग थे, इसलिए उसको मॉडरेट नेचर में कहा गया है कांग्रेस को। ओके, और काम करने का तरीका बहुत पीसफुल था, किसी भी तरीके की कोई लड़ाई नहीं करती थी, नॉर्मली आर्टिकल्स लिख के अपनी बात जो है रखा करती थी। तभी आगे जाके कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, नरम दल और गरम दल, जिसके बारे में हम आपको, हाँ, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे आगे की वर्कशीट में, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। और एक और बात,
अब आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे रेडी फॉर स्टडी नाम से मेरा अकाउंट है, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।